देखो दिल्ली ये देखो, पेरिस है, चमकती केजरीवाल हुई का दिल्ली पेरिस है, है। इसने ये वादा किया था। पेरिस 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 तो मैं ये जैसी दिल्ली सोचता है। हूं यार, ये कितने झूठे लोग हैं, ये कितने बेशरम लोग हैं। क्या इनको पता नहीं है सारा डेटा पब्लिक डोमेन में है? बीजेपी को इस टाइम आपका वोट थोड़ा बहुत काटना है और अपनी तरफ खींचना है। अगर नुपुर शर्मा को बीजेपी एक कैंडिडेट के रूप में सामने लाती और साथ में ये भी दिखाती, भले अनऑफिशियली, तो साहब दिल्ली का चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है, इस ठंड में बड़ा गर्म है। तो आज बात करेंगे हम लोग दिल्ली के चुनाव की। इंडिया अलायंस को जिन्होंने 2024 में लोकसभा में दिल्ली में वोट दिया था, वो लोग कितने जलील हो रहे होंगे, शर्मिंदा हो रहे होंगे आपस में, मोहल्ले में, दोस्ती में, ऑफिस में, उस पर बात करेंगे। आपकी घोर बेशर्मी की बात करेंगे, घोर बेशर्मी यानी हंसी आती है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आंकड़ों को भी नजर डालेंगे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। और जो हमारे दिल्ली के साथी हमें सुनते हैं, आप यूट्यूब पर कमेंट करके, वॉल पे, फेसबुक पे कमेंट करके, इनबॉक्स मुझे मैसेज करके, अगर आप थोड़ा सा धरातल का इंसाइट भी हम लोगों को दे देंगे तो आगे विश्लेषण करने में मुझे आसानी होगी। मैं इसी तरीके से विश्लेषण करता हूं, आप लोगों के कमेंट से आइडिया लगाकर। तो जो भी कमेंट करिएगा, ऑनेस्ट करिएगा, अनबायस करिएगा, क्योंकि आई वांट, जो दिल्ली के लोग हैं, हम जो आउटसाइडर्स हैं, जो दिल्ली के नहीं हैं, हम आपके कमेंट से कुछ आकलन कर सकें और कुछ हम एजुकेट हो सकें। सो आई विल वेट फॉर द कमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली ज्यादा इस वीडियो के बाद। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब, आप तो पानी पी पी के आपको गरिया रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि कभी तुमने केजरीवाल को अडानी की तरफ उंगली उठाते हुए देखा है, ये सब मिले हुए हैं। कभी दिल्ली के गंदे नाले घूम घूम के दिखा रहे हैं कि देखो ये पेरिस है, केजरीवाल का पेरिस है, इसने ये वादा किया था। पेरिस 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 तो मैं ये सोचता हूं, चुनाव में जीता तो अलग चीज है, आपने किसी को वोट दिया, वो नहीं जीता, वो अलग चीज है। लेकिन दिल्ली के इंडिया अलायंस के वोटर्स को ऐसी चीजें देख देख कर कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही होगी, आपस में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में, ऑफिस में, कहीं पर भी। अगर किसी को पता होगा कि इसने इंडिया अलायंस को वोट दिया था, शुक्र है ऊपर वाले का, ये देश का हाल क्या करते अगर ये जीत के आते। बहुत बुरा हाल होता इस देश का। तो ये तो हुआ कंफ्यूजन, जलालत, शर्मिंदगी जो दिल्ली के इंडिया अलायंस के 2024 के वोटर को उठानी पड़ रही होगी। अब साहब, मैंने देखा कि आतिशी ने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, मैं पब्लिक फंडिंग करना चाहती हूं। और उन्होंने अपना .org करके पब्लिक फंडिंग को ओपन कर दिया और ये कहा जो चाहे जितना दे। कुल मिलाकर 240 लोगों ने उनको डोनेशन दिया और 15 लाख कुछ रुपए उनके जमा हुए। उनका टारगेट 40 लाख का था। अच्छा, इस डोनेशन से याद आया, 11,87,601 मैंने लास्ट आपको बताया था मिशन भारत में आया है, लेकिन अब वो बढ़ के 12,01,000 हो गया है। तो प्लीज 100 रुपए भी अब ना भेजो। मैं कितनी बार आप लोगों को बताऊं, तो अब प्लीज ना भेजिए। 31 से पहले मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिवली मिशन भारत में ये पैसा लगाना है और फंड्स जरूरत से बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो प्लीज ना भेजिए। तो साहब, मैंने तो दोपहर के 3 बजे एक छोटे से मंच से अपील की थी और मैं सलाम करता हूं आप राष्ट्रवादी लोगों को कि साहब 12 लाख रुपया कुछ घंटों में रिजवान अहमद जैसे आदमी के पास आ गया। तो जब मैं ये न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें मैंने आतिशी का एक कमेंट देखा। तो आतिशी ने बोला यही है ईमानदार राजनीति, और हम कॉमन मैन से पैसा लेते हैं, हम बिजनेसमैन से नहीं लेते। अच्छा लगा मुझे सुन के। भाई, ऐसी चीजें विपक्ष कोई भी आदमी बोले अच्छा लगता है, आप उसकी सारी विचारधारा से सहमत तो नहीं हो सकते किसी की भी। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा जरा देखूं कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा लिया था। ठीक, क्रॉस चेक। तो जब मैंने ये देखा तो यार, वहां पे पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड में इतने से राज में एक तरह से सेमी गवर्नमेंट चलाते हुए उनके जो टॉप 10 डोनर्स थे, उन्होंने 52 करोड़ रुपया, 52 करोड़ आपको दिया था। यार, ये कितने झूठे लोग हैं।
ये कितने बेशरम लोग हैं, क्या इनको पता नहीं है सारा डेटा पब्लिक डोमेन में है? कि साहब हम बिजनेसमैन से पैसा नहीं लेते, हम कॉमन आदमी से। तुझे कॉमन आदमी ने 52 करोड़ रुपया दिया था, तेरे जो टॉप 10 डोनर्स थे, और वो डोनर्स कहीं कांग्रेस के भी थे और कहीं बीजेपी के थे। यार अजीब गजब बेशर्मी है यार, गजब बेशर्मी आप लोग करते हो यार। तो ये देखा हमने। अब उसके बाद एक रिपोर्ट आई है सीएजी की। सीएजी एक संवैधानिक पद होता है जो एक तरह से मानिए देश का बही खाता संभालता है, देश का और हर राज्य का। और बही खाता बनाने के बाद वो उस राज्य की सरकार को उसको सुपुर्द कर देता है, और उस पर वहां की असेंबली में या लोकसभा राज्यसभा में उस बही खाते पर आर्गुमेंट होता है, बहस होती है। क्या सरकार की कमाई हुई, क्या सरकार ने खर्च किया, कहां सही खर्च किया, कहां ज्यादा खर्च किया, कहां पैसा गवाया, कहां बचाया, पूरा इसमें बही खाता होता है। ऑटोनॉमस बॉडी है। तो उसकी जो रिपोर्ट आई है, करीबन 13-14 रिपोर्ट आई है दिल्ली के बारे में। वो रिपोर्ट ये बता रही है कि दिल्ली में मुख्यतः शराब नीति को लेकर और अलग एक दो माइनर नीतिस को लेकर 2000 करोड़ प्लस का नुकसान स्टेट एक्सचेकर को आपकी गवर्नमेंट ने करवाया है। 2000 प्लस करोड़। और ये साफ लिखा है कि इसका फायदा हुआ है। और माना यह जा रहा था कि इस रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा विधानसभा में और वहां पर बहस होगी। जितने भी वहां पर बीजेपी के सांसद हैं, कांग्रेस विधायक हैं, कांग्रेस का तो कोई है नहीं, और आपने उस रिपोर्ट को टेबल करने से मना कर दिया। बीजेपी के विधायक दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, दूसरी संवैधानिक बॉडी। ये संविधान का बड़ा मातम करते हैं ना, जिसने मैंने हिमाचल का बताया था कि संविधान का हाईकोर्ट बोल रहा है कि ट्रांसफर नहीं होगा, और उठा के ट्रांसफर कर दिया, फिर मुंह पे जूता पड़ा तो दिमाग ठीक आएंगे। तो दो संवैधानिक बॉडी, सीएजी कह रही है कि भाई आपने 2000 करोड़ का नुकसान किया है, और वहां की संवैधानिक सरकार का विपक्ष कह रहा है कि साहब इस पर बहस होनी चाहिए, और ये बहस नहीं कर रहे। और बीजेपी के विधायक जब हाईकोर्ट जाते हैं तो हाईकोर्ट इनको फटकार लगाती है, इनको कहती है यू आर ड्रैगिंग योर फीट, आप इस पर बहस क्यों नहीं करवा रहे हैं, आप विपक्ष का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं, और आपकी जो ऑनेस्टी है वो संदेह में है। जब ये बात पब्लिक डोमेन में आती है, जब ये बात, अभी ये 2-4 दिन पहले की बात है, जो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा, जब ये बात पब्लिक डोमेन में आती है तो फिर इनका वकील पता है और इनके नेता क्या बोलते हैं, और बीजेपी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। तो इनके नेता और इनके वकील मिस्टर राहुल मेहरा बोल रहे हैं कि आप बीजेपी के स्टेटमेंट को पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं कोर्ट के। तो इनके वकील बोलते हैं कि आप कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, स्टेटमेंट को पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते, ये कंटेम्प्ट है, आप जुडिशरी को राजनीति में ला रहे हैं। अरे भैया, इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पर तुम क्या कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पर तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? तो यहां पर बीजेपी हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं करेगी, वो हाई कोर्ट बोल रहा है। अगर बीजेपी हाई कोर्ट को गलत कोर्ट कर रही है तो जाके कंटेम्प्ट का वहां पर एक एप्लीकेशन डालो, हाई कोर्ट बीजेपी को फटकार लगा देगा। यानी तुम यार बड़े अजीब लोग हो। यानी जब बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड की एक नीति लाती है तो उस नीति के अंदर तुम अपनी धन उगाही करने लगते हो, चाहे डीएमके हो, चाहे सपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आप हो, चाहे बीजू जनता दल हो, कोई भी हो, तुम लोग अपनी धन, चाहे दीदी हो, 1100 करोड़ दीदी ने इकट्ठा कर लिया। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस नीति की तरफ नाराजगी दिखाता है, तुम अपना पैसा छुपा के सारे भाजपा के पीछे पड़ जाते हो यार यानी तुम उस नीति का हिस्सा हो। हिस्सा होने का मतलब तुमने उस नीति को सैंक्शन दे रखा है, तुमने अपनी तरफ से एज अ विपक्ष उसे मान्यता दे रखी है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आंखें टेढ़ी करी, तुम सब बीजेपी के पीछे पड़ गए। यार ये वाकई तुम्हारा क्या टैलेंट है यार, मुझे समझ नहीं आता। और यहां पर तुम साफ साफ कह रहे हो कि हम तो आम आदमी से पैसा इकट्ठा करते हैं 11-11 रुपया, और 1 साल पहले का पब्लिक डोमेन में तुम्हारा खाता खिंचा हुआ है कि तुमने 52 करोड़ रुपए सिर्फ टॉप 10 डोनर से लिए थे। ये तो वैसी ही बेशर्मी हुई कि साल भर बाद मैं बोल दूं कि मिशन भारत के लिए मैं जनता से तो पैसा लेते ही नहीं हूं यार तुम लोग ये कैसे कर पाते हो, मुझे समझ में नहीं आता।
एनीवे, अब हम चलते हैं आंकड़ों पर। आंकड़े ये बताते हैं कि भाई 15 साल जब वहां कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद वहां पर बीजेपी आपकी सरकार आ जाती है। आपकी जब सरकार आती है तो ये सारा कांग्रेस का वोट बैंक खा के आती है। जब कांग्रेस का वहां पे सरकार थी तो कांग्रेस का वोट बैंक था 41%, जो अब घटते घटते रह गया है 4.26%। यानी आप जितना भी बढ़ी वो कांग्रेस के वोट शेयर पर बढ़ी। जब बीजेपी की वहां पर गवर्नमेंट थी, उनका भी वोट करीबन 42% था। 2015 में घट के 32% हुआ, फिर 2020 में बढ़कर 38.5% हो गया। तो बीजेपी अपना कोर वोट लगभग मेंटेन किए हुए है। 2015 से 2020 के बीच में उसने एक 6% का उछाल भी लिया। 2020 में आपके पास था, लेकिन मेरे भाइयों 53% वोट बीजेपी के पास था, मैं बता चुका हूं 38.5% वोट, और कांग्रेस के पास था 4.26% वोट। आने वाला चुनाव में सिर्फ जो कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ती है इस पर अब डिपेंड करेगा लगभग कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। अगर कांग्रेस 11-12% वोट तक पहुंच जाती है, जिस तरह आपने कांग्रेस का वोट खाया था, तो कांग्रेस भी आप ही का वोट खाएगी। तो अगर कांग्रेस 4.26 से 10.26 या 11-12% पहुंच जाती है, तो ये जो 7% का उछाल होगा, इसका 99% उछाल आपको ही अफेक्ट करेगा और आप 53 से घटकर 45% पर आ सकते हैं। बीजेपी का जो भी गेन इन रूटीन हो रहा है, जैसे 2015 से 2020 के बीच में 6% हुआ, बीजेपी अगर कांग्रेस के 4.26% के दम पर गेन करती है तो बीजेपी को फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप इंटैक्ट रहेगी 53% पर। मोटा मोटा बीजेपी को इस टाइम आपका वोट थोड़ा बहुत काटना है और अपनी तरफ खींचना है, से 3-4%, और 6-7% कांग्रेस को आपका वोट काटना है। तब जाकर रिलेटिव जो ये ट्रायंगल से चीज उभर के आएगी, वो बीजेपी की सरकार उभर कर आएगी। अगर बीजेपी आपका 3-4-5% वोट काट पाती है और कांग्रेस आपका वोट नहीं काट पाती है, तो सरकार आपकी आएगी। अगर कांग्रेस भी आपका वोट काट देती है ज्यादा और बीजेपी काटती है 4-5%, तो बड़ा नेल बाइटिंग फिनिश होगा और सरकार बीजेपी की आ सकती है। मैं आप लोगों से मदद चाहता हूं, थोड़ा सा जो दिल्ली के वोटर्स हैं, इस चुनाव को लेके कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स फेसबुक पर अगर आप थोड़ा सा हमें एजुकेट कर देंगे, बिल्कुल अनबायस होकर, धरातल पर आपको क्या लगना है, तो आगे इस तरह के प्रोग्राम बनाने में हमें आसानी होगी। क्योंकि ऐसा विश्लेषण आपको वहां रह के ही ज्यादा समझ में आता है, जो लोकल दिल्लीइट्स हो। और एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती थी, जो बात हमने हरियाणा में देखी, हमने महाराष्ट्र में देखी, जो मैंने बोला था क्या महाकुंभ का असर दिल्ली के चुनाव में थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, वो था कि क्या नुपुर शर्मा प्रत्याशी बनती है। मैं सिर्फ प्रत्याशी की बात कर रहा हूं यहां पर, मैं सीएम फेस की बात नहीं कर रहा हूं। और इसी मुद्दे पर मुझसे बहुत से लोग कह रहे थे वीडियो बनाने के लिए, बट आई वाज कीपिंग माय कार्ड्स क्लोज टू माय चेस्ट, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा था कुछ लोगों से बात करके कि नुपुर को किस तरह से इस चुनाव में आगे लाया जाएगा। आपका जो प्रचारक, मुख्य प्रचारक बनाया जाएगा, उसे प्रत्याशी बनाया जाएगा या नहीं जाएगा। फिलहाल इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक तो ऐसा नहीं लगता, बहुत से ब्रॉडकास्टर्स ने, यूट्यूबर्स ने इस पे उछल कूद करनी शुरू कर दी थी, पर मैं चुप था, आई वाज जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग। अगर नुपुर शर्मा को बीजेपी एक कैंडिडेट के रूप में सामने लाती और साथ में ये भी दिखाती, भले अनऑफिशियली, कि नुपुर कैन बी द सीएम फेस, तो जरूर मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ वोटिंग पैटर्न पर फर्क पड़ता। महिला होने का नुपुर को फायदा मिलता। एक महिला को जो जान से मारने की धमकी दी गई, इस तरीके से गला काट देंगे, ये काट देंगे, वो सारी चीजें रिवाइज हो जाती, मेमोरी में फिर से रिफ्रेश हो जाती। इसका एक सिंपैथी वोट नुपुर के थ्रू, नुपुर शर्मा के थ्रू, क्योंकि बीजेपी की लोकल लेवल पे लीडरशिप कोई स्ट्रांग नहीं है, तो नुपुर शर्मा के थ्रू बीजेपी के फेवर में एक हल्का फुल्का स्विंग, मैं ज्यादा
उछल कूद नहीं मचाता हूं कि ये आ गई, ऐसा नहीं, पर एक स्विंग निपुर के फेवर में आता जिसका फायदा बीजेपी को होता और बहुत सा वोट बिना कुछ बोले महाराष्ट्र को देखते हुए, महाकुंभ का आकी हवा जो दिल्ली तक जा रही है उसको देखते हुए, निपुर की पूरी पुरानी घटना देखते हुए, सिंपैथी को देखते हुए, निपुर का अपना पर्सनैलिटी देखते हुए, जैसी भी वो वक्ता है जो भी है, पूरा एक बुके जो बनता, इसमें एक बिना कुछ कहे एक वोट पोलराइज होता और बीजेपी के फेवर में होता और 2, 4, 5, 8% का वो फर्क जरूर डालता जिससे कि चुनाव के कुछ नतीजे बदल सकते थे। तो इस मुद्दे पर भी, एक तो वोटिंग पैटर्न और निपुर के मुद्दे पर भी आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो आप लोगों को उस पर क्या कहना है, स्पेशली वो साथी जो दिल्ली के हैं। सो प्लीज अपने कमेंट में बिल्कुल अनबायस होकर या आप इनबॉक्स आकर मुझे एक डिटेलिंग कर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी आपका कितना नुकसान करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आपका कितना नुकसान करेगी, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में दोनों पार्टियों को आपका नुकसान करना होगा, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। अगर सिर्फ बीजेपी थोड़ा सा कर पाई और कांग्रेस बिल्कुल ना कर पाई तो मेरे हिसाब से सरकार आपकी आएगी, और अगर कांग्रेस ही कर पाई और बीजेपी ना कर पाई तब भी सरकार आपकी आएगी, लेकिन फिर थोड़ी कमजोर आएगी। सो प्लीज हेल्प मी इन दिस वीडियो। जहां मदद की जरूरत होती है मैं खुद बोल देता हूं कि आपके कमेंट्स आज के मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।